चलिए आगे लिखिए। जीव या जीवा के आधार पर स्वर के भेद। कापी सब लोग बना लीजिए, घर जाके पढ़ा करिए, घंटा 2 घंटा। जीव के 3 भाग हैं, ठीक है, आप लोग देखिएगा बना रहे हैं। देखिए हम जीव का 3 भाग बना रहे हैं, ठीक। ये अग्रभाग है और ये पश्चिम भाग। पश्चिम माने पीछे, पश्चिम से पश्चिम बना है। अग्रभाग, मध्य भाग और पश्चिम भाग। तो जीवा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। 3 भेद होते हैं और पहला होता है अग्र स्वर, दूसरा होगा मध्य स्वर, मध्य स्वर का एक और नाम है, और तीसरा होता है पश्च स्वर। पश्च स्वर जिनके उच्चारण में देखिए जीभ का अगला भाग सक्रिय रहे। सक्रिय रहे का मतलब या तो कहीं स्पर्श करे या तो वो हिले डुले। जीभ का कौन सा भाग सक्रिय रहे? अगला। पहले इतना लिखिए आपको, फिर अग्र स्वर लिखिएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग सक्रिय रहे, अगला भाग सक्रिय रहे, परिभाषा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इसका उदाहरण है। तो इसमें कौन होता है? लिख लीजिए पहले, तो आप बताते हैं। एग्जाम्पल में है आपका, देखिए बात नहीं, ई हरस्व ई। देखिए इधर सोलो बोर्ड पे देखिए, आप हरस्व ई जब ई बोलेंगे तो जीभ का जो अगला हिस्सा है थोड़ा सा नीचे जाता है, हल्का सा नीचे जाता है, ठीक है, कहीं टच नहीं करता है। तो ई है तो इसके परिवार में एक और ई होता है दीर्घ। दोनों होंगे कि नहीं होंगे? ये भी अग्रस्वर है, ये भी अग्रस्वर है। अब कौन ऐसा अक्षर है जिसमें ई जुड़ा हुआ है? आप देखेंगे ए को हम लोग लिखते हैं अ प्लस ई। अ प्लस ई है ना, इसका मतलब ए में भी ई है, तो इसके उच्चारण में भी जीभ का अगला भाग काम करेगा, यानी क्या हो जाएगा? ए। और कौन हो जाएगा? ए। ये 4 लोग हैं जो अग्रस्वर है, ई ए। लिख लीजिए। दूसरा लिखेंगे मध्य स्वर, दूसरा लिखिए मध्य स्वर। मध्य स्वर बताइए आशुतोष, मध्य स्वर का दूसरा नाम क्या है? मध्य स्वर का दूसरा नाम क्या है? केंद्रीय स्वर। क्या नाम है इसका? केंद्रीय स्वर। केंद्रीय स्वर, इस नाम से ही पूछा। तो सब लोग बोलेंगे अ बोलते समय आप देखेंगे जीभ का पिछला वाला हिस्सा सक्रिय रहता है। बोलिए अ है कि नहीं है सक्रिय? तो मध्य स्वर कौन होता है? देखिए जिसके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग सक्रिय रहे। और एग्जाम्पल में कौन है? अ है। एक ही है। मध्य या केंद्रीय स्वर एक ही है और वह है अ।
और अग्र स्वर 4 हैं, ई, ए और ऐ। और इसके बाद है आपका पश्च स्वर। पश्च स्वर, तो पश्च स्वर में जिनके उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सक्रिय रहे। देखेंगे, सब लोग ध्यान देंगे। पश्च स्वर में कौन कौन होते हैं? सब लोग बोलिए आ, पिछला हिस्सा काम कर रहा है। बोलिए ऊ, अगर आ कर रहा है, ऊ कर रहा है। देखिए, एक तो आ हो गया और आपका क्या हो गया? ऊ, तो दीर्घ ऊ भी होगा। अब कौन ऐसा अक्षर है जिसमें ऊ छिपा रहता है? सब लोग बोलिए ओ, पिछला हिस्सा कार्य किया और इसके बाद कौन हो जाएगा? आओ। तो आपका हो गया, देखिए अग्र स्वर में आपका आ गया था, अग्र स्वर में ई, ए, और मध्य स्वर में अ। 4 1 5 हो गया, 5 5 कितना हो गया? 10। इनकी संख्या 5 है, इनकी संख्या 1 है और इनकी संख्या 4 है। री का वर्णन नहीं किया गया है। कामता प्रसाद गुरु हिंदी व्याकरण के ज्ञाता इसका वर्णन किए हैं। तो लिखेंगे कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, हाँ नोट लिखिए, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वरों का यह भेद बताया गया है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वरों का यह भेद बताया गया है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वरों का यह भेद बताया गया है और उन्होंने री का वर्णन नहीं किया है। यह भेद बताया गया है और उन्होंने री का वर्णन नहीं किया है। उन्होंने री का वर्णन नहीं किया है। अब जितना हम लोग ये वर्णन पढ़ रहे हैं, ये सब हिंदी में, संस्कृत में नहीं है लेकिन हिंदी में है। संस्कृत में नहीं है, हिंदी में है। हिंदी और मॉडिफाई किया गया संस्कृत से। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार री का वर्णन नहीं। अग्र स्वर में ई, ए, केंद्रीय स्वर या मध्य स्वर में अ, पश्च स्वर में आ, उ, ओ और औ। सारा विभाजन हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लिखेंगे, मुखाकृति नहीं लिखेंगे अभी, पहले लिखिए ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ के आधार पर लिखेंगे ओष्ठ, उसके बाद हम लोग मुखाकृति पढ़ेंगे। ठीक है, लिखिए ओष्ठ या ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठ या ओष्ठाकृति के आधार पर कल आपका पूरा स्वर खत्म हो जाएगा। ठीक है, पूरा स्वर कल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगले हफ्ते हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे। बृहस्पतिवार को आप लोग रीजनिंग लेकर आएंगे और जो रीजनिंग चैप्टर बचा है उसको पूरा किया जाएगा। सीट सबको मिला था ना? जो लोग नहीं पाए थे, नए हैं इस हफ्ते में आए, वो सीट हमसे ले लेंगे, आज ही ले लेंगे। ठीक है, बृहस्पतिवार को रीजनिंग चलता है, शुक्रवार को रीजनिंग मैथ के साथ, सोम मंगल बुध मैथ के साथ हिंदी। टाइम टेबल बना के नहीं चलेंगे तो एक सब्जेक्ट आगे हो जाएगा, एक सब्जेक्ट पीछे हो जाएगा। ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ तो आप जानते ही हैं, ओठ। तो ओष्ठ के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? 2 भेद। कितने भेद हैं? 2 भेद। एक है वर्तुल स्वर, वर्तुल स्वर, और दूसरा है अवर्तुल स्वर। इतने से कई लोग को समझ में नहीं आया होगा। एक है वृत्ताकार, इसी का दूसरा नाम क्या है? वृत्ताकार स्वर, और इसका हो जाएगा अवृत्ताकार।
इसका एक और नाम है गोलाकार स्वर, गोलाकार स्वर। और इसका नाम क्या है? अगोलाकार स्वर। मतलब जिनके उच्चारण में ओष्ठ गोल हो जाए, गोलाकार हो जाएंगे, वर्तुल हो जाएंगे, और जिनके उच्चारण में ओष्ठ गोल न हो वो अवर्तुल हो जाएंगे, या अगोलाकार या अवृत्ताकार। तो गोलाकार वृत्ताकार का मतलब ओठ का क्या होना? गोल। छापने वाले थोड़ा सुनिए आप लोग, छापने के चक्कर में ज्यादा मत रहा करिए। छापती रहती हैं, छापते रहते हैं आप लोग, उड़ नहीं रहे हैं, यहाँ पे दिया जाता है समय छापने के लिए। तो जब आप छापेंगे तो सुनेंगे नहीं, और जब सुनेंगे नहीं तो वही भूल जाएंगे। जिनके उच्चारण में ओष्ठ क्या हो जाए? गोल हो जाए। अब जैसे मान लिया हम लोग बोलते हैं ऊ, चलो बोलिए ऊ, ओठ गोल हुआ कि नहीं हुआ? अब बोलिए अ, इसमें ओष्ठ गोल नहीं होता है। तो ओष्ठ किसमें गोल होता है? ठीक है, जिनके उच्चारण में ओष्ठ क्या हो? गोल हो, ओष्ठ गोल हो। और इसमें आता है आपका ऊ आता है, दीर्घ ऊ, और इनके साथ और कौन आता है? ओ और अ। ये चार लोग हैं। वर्तुल स्वर कहिए, चाहे गोलाकार कहिए, चाहे वृत्ताकार कहिए, इनकी संख्या कितनी है? 4। इनकी संख्या कितनी है? 4। और इसमें आता है जिनके उच्चारण में ओष्ठ गोल न हो, ओष्ठ गोल न हो। और इसमें आपका आ जाएगा, आपका अ आ जाएगा, ई ए। और कौन बचता है? आ भी है। अ आ ई ए। तो 3 3 6 4 10। री का वर्णन नहीं किया गया है, री का वर्णन नहीं किया गया है। री का वर्णन नहीं किया गया। बचपन में सभी लोग हिंदी पढ़े हैं, लेकिन हिंदी इतना डिटेल में नहीं कोई पढ़ाया होगा। आज लिखेंगे मुख या मुखाकृति के आधार पर। इसका एक और नाम है, इसको मुख कहेंगे या मुखाकृति कहेंगे, या इसको एक चीज और बोलते हैं। 3 नामों से जाना जाता है, मुख के आधार पर, या मुखाकृति के आधार पर, या जीभ की ऊंचाई। एक पढ़े थे आप लोग जीभ के आधार पर, अग्र मध्य और पश्च। और आज पढ़ेंगे जीभ की ऊंचाई, यानी मुखाकृति के आधार पर। बीटीसी वाले को पेपर में पूछा गया था जीभ की ऊंचाई, लेकिन अधिकतर पूछा जाता है मुख या मुखाकृति। यही एक ऐसा टाइप है जिसमें याद नहीं होता है, कितना भी आप याद करेंगे नहीं होगा। जब आप उसको समझ लेंगे तब होगा, याद करेंगे भूल जाएगा। अभी लिख रहे हैं, हमको खुद नहीं याद है, हम भी सोच सोच के लिखेंगे। और इसी में से बहुत पूछा जाता है, पेपर में इससे बहुत पूछा जाता है। क्यों? लड़के इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। ठीक, तो इसके आधार पर होते हैं 4 भेद। कितने होते हैं? 4 भेद। पहला है विवृत, दूसरा है संवृत, तीसरा है अर्ध विवृत, और चौथा है अर्ध संवृत। एक होता है विवृत। विवृत का मतलब होता है खुला होना। क्या होना? खुला होना। संवृत का मतलब बंद होना। तो बंद पूरी तरह रहेगा तो आवाज ही नहीं निकलेगा, इसको बोलेंगे बंद सा होना। विपरीत का मतलब खुला होना, संवृत का मतलब बंद सा होना, अर्ध विपरीत का मतलब आधा खुला होना, आधा खुला होना, और अर्ध संवृत को ले लेंगे आधा बंद होना। देखिए, जीभ की ऊंचाई के आधार पर कितने भेद हैं? 4 भेद।
विपरीत का मतलब खुला होना, यानी जिसके उच्चारण में जीभ मुंह क्या हो, खुला हो, जिसके उच्चारण में मुख क्या हो, बंद हो, पूरी तरह बंद ना हो, माने बंद जैसा हो। और अर्ध विपरीत में आधा खुला हो, अर्ध समृत में आधा बंद। अब विपरीत में आपका आता है आ। अब सब लोग बोलिए आ। मुख जो है खुला है कि नहीं खुला है? अब बोलिए अ। आधा खुला है कि नहीं खुला है? ठीक। तो अब देखेंगे आधा खुला होना और आधा बंद होना दोनों एक ही चीज होता है। ठीक है, अब आपको हम इसमें बहुत ज्यादा नहीं समझा पाएंगे। ठीक, बस इतना जानिए कि एक ही चीज को आप फील कर पाएंगे, किसको? विपरीत को, आ को, बाकी को आप फील नहीं कर पाएंगे। ठीक, अब देखिए हम लोग करते क्या है कि संयुक्त स्वर होते हैं ना, एक होता है ए, एक होता है ऐ, एक होता है ओ और एक होता है औ। ये इसको छोटा मानते हैं और इसको बड़ा। तो ब से बड़ा होता है और ये विपरीत में जाता है। किसमें जाता है? विपरीत। ब से बड़ा है तो बड़ा वाला यानी ऐ और औ, ये किसमें चला जाता है? अर्ध विपरीत। और इसके साथ एक और आ जाता है आपका औ। ठीक, और जो अर्ध समृत में जाता है वो छोटा वाला जाता है कौन? ए और ओ। बीच में बोलिए नहीं आप लोग। बाकी जो बचेगा वो किस में चला जाएगा? ई है, दीर्घ ई है, ऊ है और ऊ है, ये चला जाएगा किसमें? समृत में। दोबारा हम आपको समझा रहे हैं। विपरीत का मतलब होता है खुला होना, तो इसमें चला गया आ। ठीक, अब देखिए 4 संयुक्त स्वर होते हैं, कौन कौन? ए, ऐ, ओ, औ। तो ऐ और औ को हम बड़ा मान लिए हैं, ए और ओ को क्या मान लिए हैं? छोटा। तो ब से बड़ा और ब से विपरीत, यानी आप उन चारों को अर्ध विपरीत और अर्ध समृत में भरेंगे। तो अर्ध विपरीत में ब से बड़ा, वहां भी ब से क्या है? बड़ा। ठीक, तो अर्ध विपरीत में बड़ा वाला लेंगे तो हो जाएगा ऐ और औ, और इसके साथ कौन आएगा? औ। अर्ध समृत में आ जाएगा हमारा छोटा वाला ए और ओ। अब जो भी बचेगा किसमें चला जाएगा? समृत में। समृत में जाएगा ई, दीर्घ ई, ऊ और ऊ। उतार लीजिए इसको, उतार लीजिए, तब आगे बढ़े। देखिए उच्चारण स्थान के आधार पर, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा भी पूछता है। उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर जिन अक्षरों का उच्चारण कंठ के द्वारा होता है, जिन अक्षरों का उच्चारण कंठ के द्वारा होता है उनको हम लोग कहते हैं कंठ। जैसे हम लोग भारत में रहते हैं तो हम लोग क्या है? भारतीय। जापान में रहते तो जापानी। तो जिनका उच्चारण स्थान कंठ है उनको हम लोग क्या कहते हैं? कंठ। और इसके उदाहरण में आता है अ और आ। हम लोग स्वर की बात कर रहे हैं, व्यंजन की बात नहीं कर रहे हैं। जब व्यंजन पढ़ेंगे तो व्यंजन में भी ये पढ़ेंगे। तो अ और आ ऐसे स्वर हैं जिनका उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से। तो अ को भी हम कंठे बोलेंगे, आ को भी हम लोग क्या बोलेंगे? कंठे बोलेंगे। दूसरा उच्चारण स्थान है तालु। तालु का मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए ह्यूमन मुंह है, ठीक ना, आंख है, ठीक, तो बात नहीं, यहाँ पे दंत है, दंत है कि नहीं है, और ये दोनों क्या है? ओष्ठ है। अब मुख के अंदर जब जाएंगे तो दांत के बाद जस्ट जो मसूड़ा है वो क्या है? तालु है। और ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये क्या है? मूर्धा है। और लास्ट में जो है वो क्या है? कंठ। सब लोग बोलिए ट। ट बोलिए। जीभ ऊपर टच कर रहा है एकदम, वही मूर्धा है। अब बोलिए च। जीभ सीधा टच करेगा दांत के बगल मसूड़े में, बोलिए च, वो तालु है। अब बोलिए ट, मूर्धा है। ऐसा में आगे तालु, ऊपर मूर्धा, और उसके आगे दंत, उसके आगे ओष्ठ, और सबसे पीछे कंठ।
पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे हैं? पकड़े, क्योंकि आगे बहुत इसका काम है। तो तालु से होता है उच्चारण, इसको हम लोग बोलते हैं तालव्य। क्या बोलते हैं? तालव्य। और तालव्य में आता है ई और ई। अब ई बोलते समय हमारा तालु खिंचता है, न कि हमारा जीभ टच करता है। ई बोलेंगे तो हमारा तालु क्या होता है? खिंचता है। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं मूर्धन्य। क्या बोलते हैं? मूर्धन्य। जिसका उच्चारण स्थान मूर्धा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूर्धन्य। और मूर्धन्य में आता है हमारा री। क्या आता है? री। जब री बोलेंगे आप तो जीभ जो है मूर्धा के पास जाके कंपन करता है। बोलिए री, जाके कर रहा है ना। इसी तरह चौथा होता है दंत, और इनको कहा जाता है दंत्य। दांत से जिसका उच्चारण होता है उसको हम लोग दंत्य कहते हैं। और दंत में कोई भी अक्षर नहीं है स्वर का, यानी किसी भी स्वर का उच्चारण स्थान दंत नहीं है हिंदी में। संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत ये हिंदी में, संस्कृत में एक शब्द एक है वो स्वर, जिसको हम लोग कहते हैं री। संस्कृत में एक स्वर है जिसको कहते हैं री। इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है संस्कृत में। हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि मंडी परिषद का पेपर हुआ था, और मंडी परिषद के पेपर में पूछा था कि किस स्वर का उच्चारण स्थान दंत है, और ऑप्शन में री दिया हुआ था। तो कई लोग तो कहेंगे ये तो हिंदी में होता नहीं, काट दो। तो हिंदी का जन्म किससे हुआ है? संस्कृत से। तो थोड़ा बहुत तो मैच करेगा ही। वह इसीलिए दिया है कि आप हिंदी से उठकर जानना जाए, मतलब जानते हैं कि नहीं जानते। तो ऐसे तो हिंदी में कोई नहीं होता है, लेकिन संस्कृत में एक स्वर होता है री, उसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत। ठीक, अब इसके बाद देखिए, कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दंत हो गया, ओष्ठ। तो ओष्ठ से जिसका उच्चारण होता है उसको हम लोग कहते हैं ओष्ठ। ओष्ठ। और ओष्ठ में आता है आपका उ और उ। बताइए, उ और उ बोलते समय ओष्ठ का प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना। अब देखिए, कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है और ओष्ठ है। इतने स्थान से देखिए, कंठ से अ आ बोला जाता है, तालु का प्रयोग करके ई, मूर्धा का प्रयोग करके री, दंत का प्रयोग करके कोई नहीं, लेकिन संस्कृत में ली। ओष्ठ का प्रयोग करके कौन बोला जाता है? उ और उ। प्रश्न पेपर में ऐसे आता है, निम्नलिखित में से किस स्वर का उच्चारण स्थान ओष्ठ है? और दे देगा अ ई उ ए। तो आप क्या मारेंगे? उ मारेंगे। तो जानेंगे तभी ना मारेंगे। हिंदी का राजपाल सिंह किताब हम आपको किस लिए लेने के लिए कह रहे हैं? इसीलिए लेने के लिए कह रहे हैं कि एक्सरसाइज लगाइए। जो हम पढ़ा रहे हैं वही एक्सरसाइज दिया हुआ है, और वह एक्सरसाइज नहीं है, वो पिछले 10 सालों का पेपर है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये रहा अकेले अकेले। अब क्या है कि एक जो है कंठ प्लस तालु, कंठ प्लस तालु। कंठ का भी इस्तेमाल हो रहा है, तालु का भी इस्तेमाल। देखिए कैसे हो रहा है, हम आपको दिखा रहे हैं। एक रहा कंठ और एक रहा तालु। अब बताइए, कंठ होता है अ और तालु होता है ई, तो दोनों मिलाकर क्या बनेंगे? ई। यानी ए का जब उच्चारण करेंगे तो इसमें अ भी है और ई भी है कि नहीं है? ए का उच्चारण करेंगे तो उसमें अ है और क्या है? ई है। हम आपको दोबारा लिख के बता रहे हैं, यहाँ देखिए, कंठ प्लस तालु, अ प्लस ई, दोनों मिलके क्या बनेगा? ई। तो ए का जो उच्चारण स्थान होगा इसमें दोनों स्थान आएगा, कंठ भी आएगा और तालु भी है। तो ए को हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं कंठ तालव्य। तो कंठ तालव्य में कौन आएगा? ए, और ए आएगा तो ए। ए को कंठ तालव्य क्यों कहते हैं?
क्योंकि ए दो अक्षरों से मिलकर बना है और ई से। अ का उच्चारण स्थान कंठ और ई का उच्चारण स्थान तालव्य, तो इसका नाम क्या पड़ गया? कंठ तालव्य, यानी कंठ तालव्य। तो कंठ तालव्य में कौन आता है? ए और ऐ, ठीक है। और एक और है कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ, इसको बोलते हैं कंठोष्ठ। क्या बोलते हैं? कंठोष्ठ। कंठोष्ठ बोलते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कंठ है और क्या है? ओष्ठ। कंठ है और ओष्ठ है, तो कंठ से बोला जाता है अ को और ओष्ठ से बोला जाता है उ को, और अ और उ मिलकर क्या बनता है? उ। तो कंठोष्ठ में कौन आएगा? उ और आएगा अ। पहले उतार लीजिए सब लोग इसको। आगे लिखिए, जात के आधार पर स्वर के भेद। जात के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? दो भेद। कितने भेद हैं? दो भेद। दो भेद। एक बार लिखिए, पहला लिखिए सजातीय और दूसरा लिखिए विजातीय। सजाती को हम लोग कहते हैं सवर्णी। क्या बोलते हैं? सवर्णी। सवर्णी का मतलब क्या होता है? सवर्णी या सजाती का मतलब होता है अपने जैसा, यानी अ का सवर्णी जो है, अ का सवर्णी कौन है? आ है और प्लुत अ है, ठीक ना। 18 प्रकार के जो अ होते हैं सब आपस में क्या है? सवर्णी है, एक ही जाति के, ठीक। और ई जो है दीर्घ ई का सवर्णी है और प्लुत ई का सवर्णी है, ये लोग आपस में सवर्णी है। उ जो है किसका सवर्णी है? उ का है या प्लुत उ का है। री जो सवर्णी है, तो री दीर्घ भी होता है, दीर्घ री भी होता है, री भी होता है, दीर्घ री भी होता है, संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता है। तो अ आ प्लुत अ क्या है? सवर्णी है। तो प्लुत को हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं क्योंकि इससे थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ जाता है। तो अ आ क्या है? सवर्णी है। ई और ई आपस में क्या है? सवर्णी है। उ और उ आपस में क्या है? सवर्णी। री और दीर्घ री क्या है? सवर्णी। लेकिन अगर हम कहते हैं, इसी को सजाती कहते हैं, ठीक है। अगर हम कहते हैं अ के साथ कौन है? ई है, ये क्या है? विजाती है। उ के साथ अगर ए है तो क्या है? विजाती है। री के साथ अगर ई है तो क्या है? विजाती है, ठीक। मान लीजिए दीर्घ ई के साथ क्या है? ओ है, तो विजाती है। ये सजाती हो गया और ये विजाती। बस उतार लीजिए, ऐसे ज्यादा पूछता उछता नहीं है।